वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक सर लेक्चर्स में। इसमें अपने नर्सिंग और मेडिकल संबंधी विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का अपना चर्चा का विषय आपके सामने है। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी आई की। ऐश्वर्या राय की नहीं, ये ऐश्वर्या राय जी जिस चीज के लिए फेमस रहे हैं उनकी। सलमान भाई भी नहीं, बल्कि इनकी आंखें। तो आज का अपना चर्चा का विषय है आई। अपने आई के बारे में पढ़ेंगे। आंखें, हम सबके पास आंखें हैं, तभी तो जाहिर सी बात है हम स्क्रीन को देख पा रहे हैं। अगर अपने पास आंखें नहीं होती तो क्या अपने स्क्रीन को देख पाते? नहीं देख पाते। तो इससे अपने को ये पता चला कि ये एक सेंस ऑर्गन है। देखना भी एक अनुभूति है, सेंस हो रहा है ना। आंखें जनरल दुनिया में बहुत से टाइप के लोग हैं, तो अलग अलग टाइप की आंखें होती हैं। और अपने नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के हैं तो अपने किसके बारे में बात करेंगे? स्पेशली ह्यूमन आइज के बारे में। जानवरों की आइज के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके अलग स्पेशलिटी होती है। जैसे बिल्ली को रात में दिखाई देता है, लेकिन अगर अपने को रात में लाइट बंद कर दें तो अपने को नहीं दिखाई दिए देगा, है ना। सामान्यतः अगर आई देखें तो वो इस प्रकार की होती है जैसा कि अपने सबके पास में, है ना। ये आई वर्ड या ऑप्थेल्मोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक मिनट। ऑप्थेल्मोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। इसको अगर अपने तोड़ें तो अपने को दिखाई देगा ऑप्थेल्मोस और लोगोस। तो ऑप्थेल्मोस का मतलब हुआ आई, और लोगोस वर्ड है लॉजी से रिलेटेड, मतलब स्टडी। मतलब कि देखने संबंधी ऑर्गन की स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अपने पास में बहुत शानदार हिस्ट्री रही है। हर चीज में क्या है कि इंडियन को क्रेडिट नहीं मिलता, सारे क्रेडिट अंग्रेज ले जाते हैं। लेकिन अपने इंडियन में भी ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिनको मजबूरी में क्रेडिट देना ही पड़ा है वर्ड को। जैसे कि फर्स्ट सर्जरी, आई की फर्स्ट सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और फादर ऑफ सर्जरी मानने पर वर्ड मजबूर है। इन्होंने लगभग इन्होंने लगभग 600 ईसा पूर्व इन्होंने लगभग 600 ईसा पूर्व मोतियाबिंद की सर्जरी की थी। आचार्य सुश्रुत ने 600 ईसा पूर्व मोतियाबिंद की सर्जरी की थी। जो ये सर्जरी करते थे उसे काउचिंग मेथड कहा जाता है। उसे उस समय में काउचिंग मेथड कहा जाता था। काउचिंग मेथड में क्या होता था कि एक कोई नुकीला, कोई सुई की तरह का कोई औजार होता था जो कैटरेक्ट के लेंस को भेद के और फिर उसको अंदर, आंख के अंदर गिरा दिया जाता था। आंख के अंदर के लेंस को पेनिट्रेट करके और लेंस को आंख के अंदर गिरा दिया जाता था। फिर उसको घी और शहद से धोया जाता था। देखो ये आप देख पाएंगे, जैसे फोटो में दिखाया गया है, ये इस हिसाब से। फिर उसे शहद और घी से धोया जाता था और हर्बल जो जड़ी बूटियां होती थी उसकी पट्टी की जाती थी। ये सारा वर्णन है, इन्होंने किताबें लिखी थी बहुत सारी। तो ये सारा वर्णन है जम्बूकी शास्त्र में।
इस शास्त्र की एक और अच्छी बात थी कि इसमें इन्होंने आंख के संबंधित 76 बीमारियों के ऊपर भी लिखा था, अच्छा खासा उनका डिस्क्रिप्शन दिया था। उस समय में ईसा 600 ईसा पूर्व 76 डिजीजेज इन्होंने जम्बू की शास्त्र में लिखी थी, आचार्य सुश्रुत ने। उसके बाद में उसके बाद में नंबर आता है फादर ऑफ मॉडर्न आई सर्जरी। फादर ऑफ आई सर्जरी है सुश्रुत, उसके बाद में है फादर ऑफ मॉडर्न आई सर्जरी, तो ये है जैक्वस डेवियल। जैक्वस डेवियल ये फ्रेंच फिजिशियन थे, ये फ्रेंच फिजिशियन थे, फ्रांस के रहने वाले। इनका जन्म 11 अगस्त 1696 में हुआ और इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1762 में हुई। इन्होंने 1747 सन में कैटरेक्ट की सर्जरी की थी। इन्होंने 1747 सन में कैटरेक्ट की सर्जरी की, जो आज की अपनी सर्जरी है उसकी जनक मानी जाती है, जिसे अपने फैको इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, आज की सर्जरी की जनक मानी जाती है। इसके बाद अपने आते हैं आई के ऊपर। अगर आई आपको पता है, आई अपनी कहाँ सिचुएटेड होती है? आई अपनी सिचुएटेड होती है ऑर्बिटल कैविटी में। ऑर्बिटल कैविटी, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, अगर अपनी स्किन हटा दी जाए, स्कल रखा जाए, क्रेनियल ओनली, खोपड़ी अपने पास हो, तो उसमें ये जहां ये हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। इसमें आई सिचुएटेड होती है। ये एक बॉल की तरह होती है। ये एक बॉल की तरह होती है, जैसे बाहर से दिख रही है, ऐसी नहीं होती, पूरी ऐसे गेंद की तरह होती है। इसको अपने बल्बस ओक्यूली, मेडिकल टर्म में इसको बल्बस ओक्यूली कहते हैं। इसकी शेप ग्लोब शेप्ड होती है, ग्लोब देखा होगा आप लोगों ने, ग्लोब की तरह ये होती है। मतलब एकदम गोल नहीं होती, थो हल्की सी चपटी होती है, हल्की सी चपटी, बिल्कुल गोल नहीं, हल्की सी चपटी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लोब शेप्ड कहते हैं। इसका डायामीटर 24 mm होता है। इसका डायमीटर 24 mm होता है। ये डायग्राम देखकर हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अपने थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसा कि मेरे स्टूडेंट को पता है कि तौफिक सर डायग्राम बनाने पे बड़ा जोर देते हैं, और मेरा कहना ये रहता है कि किसी को अगर डायग्राम आ गया तो उसको एनाटॉमी 75% आ गई। तो अपने देखते हैं कि अपने इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने बनाना शुरू करेंगे सबसे आउटर लेयर। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सबसे बाहरी लेयर, आप सबको पता होगा आई 3 लेयर की होती है। सबसे बाहरी लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाती है, इसका 5/6 भाग बनाता है स्क्लेरा, यहां तक का। और इसका लगभग
एक बटे पांच भाग बनाता है, वो है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे भारी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर। ये दो भागों में कौन कौन से? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा यहाँ से यहाँ तक स्क्लेरा एवं कॉर्निया, ये वाला हिस्सा कॉर्निया। उसके बाद में ये हुई इसकी आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद में इसकी हाईली वस्कुलर लेयर, सेकेंड इसकी लेयर होगी हाईली वस्कुलर लेयर, जिसको अपने यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जिसमें वेसल्स होती हैं जो इसको आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये वस्कुलर है इसलिए इसको अपने रेड कलर का बना देते हैं, है ना। ये इसकी हाईली वस्कुलर लेयर जो सेकंड लेयर है, जो बाद में प्रोटेक्टिव लेयर के स्क्लेरा और कॉर्निया के बाद आती है। इसको जो अभी अपने ने ड्रॉ किया है, इसको अपने कह सकते हैं कोरोइड। इसके बाद आपने आई की स्ट्रक्चर देखी होगी, तो ये ऐसे करके फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। कोरोइड ही आगे जाके ऐसे फैल जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको अपने कहेंगे सीलियरी बॉडी। ये हुई अपनी सीलियरी बॉडी। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये आगे ऐसे प्रोजेक्शन सा इसमें निकला होता है। तो इसको अपने क्या कह देंगे? इसको अपने कहते हैं आइरिस। ठीक है, समझे। बाहर की आउटर मोस्ट लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं। ये दो भागों में बंटी होती है, कौन कौन सी? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। इसका जो 5/6 भाग है वो स्क्लेरा कहलाता है, और 1/5 भाग जो है वो आगे का ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट भाग है, 1/5 भाग बनाता है, इसको अपने कॉर्निया कहते हैं। सेकंड लेयर आती है जो हाईली वस्कुलर होती है, जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसे हम यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं। ये यूवियल ट्रैक्ट तीन भागों में अपने बांट सकते हैं। ये जो पीछे का आपको दिखाई दे रहा है, इसे अपने कहते हैं कोरोइड। उसके बाद में ये कोरोइड आगे एक ऐसे फैले हुए भाग में बढ़ता है, थोड़ा चौड़े भाग में बढ़ता है, जिसको अपने कहते हैं सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी से प्रोजेक्शन सा निकलता है, जिसे हम कहते हैं आइरिस। अब अपने आते हैं इसकी तीसरी लेयर पे। तीसरी लेयर क्या होगी? तीसरी लेयर होती है इसकी रेटिना। आप सबने गौर किया होगा कि अपने शरीर में मोस्टली ऑर्गन्स जो हैं, वो उनमें सब में तीन लेयर पाई जाती है। ये अपनी रेटिना।
रेटिना दो लेयर में बंटी होती है, सिंगल लेयर नहीं होती। रेटिना दो लेयर में बंटी होती है। एक होती है पिगमेंटेड लेयर और एक होती है न्यूरल लेयर। जो इसकी रेटिना के अंदर की जो लेयर है ये पिगमेंटेड लेयर होती है। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट क्यों पाए जाते हैं? पिगमेंट इसलिए कि जो लाइट आंख के अंदर आ रही है वो एब्जॉर्ब हो सके, रिफ्लेक्ट ना हो। तो रेटिना की जो इंटरनल लेयर है इसको अपने कहते हैं पिगमेंट लेयर। और जो रेटिना की आउटर मोस्ट लेयर होती है इसमें रोड्स और कोन्स पाए जाते हैं। इसमें रोड्स ऑन और कोन्स पाए जाते हैं। इसको अपने येलो कलर का बना लेते हैं। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को इसको अपने बोलते हैं न्यूरल लेयर। इसमें रोड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रोड्स और कोन्स हैं ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इन्हें अपने ट्रांसड्यूसर के रूप में भी जान सकते हैं। ये लाइट को फील करते हैं, इन पे लाइट गिरती है, इसके बाद ये लाइट को आगे ट्रांसड्यूस करके पिगमेंटेड लेयर पे भेजते हैं जहां लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब होके और फिर ऑप्टिक नर्व तक जाकर अपने ब्रेन तक जाती है। रेटिना में एक और खास बात ये है कि जो रेटिना है इसकी पिगमेंटेड लेयर ये सिलियरी बॉडी एवं आइरिस तक जाती है। इसकी जो पिगमेंटेड लेयर है ये सिलियरी बॉडी एवं आइरिस तक जाती है। लेकिन इसकी जो न्यूरल लेयर है ये आगे तक नहीं जाती। रोड्स और कोन्स कहाँ तक होते हैं वो अपने देखते हैं। अगर आई को बीच में से हम सेक्शन करें तो जिसको अपने बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। अगर आंख को बीच में से सेक्शन करें तो जिसको बोलेंगे कोरोनल सेक्शन या कोरोनल पार्ट। और अगर इसको आगे से एक अलग भाग में बांटें जिसको अपने बोल दें कॉर्नियो कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, जिसे हम बोल दें कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। तो इन दोनों भाग के बीच में अगर एक आभासी रेखा खींची जाए यहां तक रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच का जो एरिया है अगर आभासी लाइन खींची जाए तो यहाँ तक रोड्स और कोन प्रेजेंट होते हैं, आगे तक नहीं होते। जैसे पिगमेंटेड लेयर है ये सिलियरी बॉडी और आइरिस को कवर कर रही थी, लेकिन न्यूरल लेयर में जो रोड्स और कोन्स हैं ये इतना आगे तक नहीं होते। ये इस चीज को दर्शाते हैं कि जो रेटिना है ये लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होती। लाइट के प्रति सेंसिटिव कौन होता है? रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये आगे लाइट को ट्रांसड्यूस करके कहाँ पहुंचाते हैं? ये पिगमेंटेड लेयर तक पहुंचाते हैं जहां लाइट एब्जॉर्ब होके आगे ऑप्टिक नर्व तक जाकर और फिर अपने ब्रेन तक जाती है।
इसके बाद अपने बात करते हैं लेंस की। लेंस कहाँ होगा? लेंस होगा अपना सीलियरी बॉडी के पीछे। यहां अपने बना देते हैं अपना लेंस। और ये एक प्रकार के स्पेशल लिगामेंट से जुड़ा होता है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये अपना हुआ लेंस। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्यों? जैसे अपने फोन के अंदर मेगापिक्सल निर्धारित करते हैं, जूम करते हैं और जूम आउट करते हैं, वैसे ये अपनी आंख का फोकल पॉइंट या फोकल पावर निर्धारित करते हैं। अच्छा जी। इसके बाद में आंख के अंदर द्रव्य भी होता है, फ्लूइड भरा होता है। ये हम सबको पता है इस चीज का। तो उस फ्लूइड का क्या नाम होगा और वो कहाँ भरा होगा? देखो, जो सीलियरी बॉडी और आइरिस के पीछे, सीलियरी बॉडी के पीछे जो फ्लूइड, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भरा होता है, उसे तो हम कहते हैं विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर। और जो हमारे आइरिस के आगे कॉर्निया को कवर करने के लिए फ्लूइड भरा होता है, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये हमारी आई की बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस हिसाब से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमने हमारी आई की एक बेसिक स्ट्रक्चर देखी है। पहले हमने डायग्राम देखा था तो हमको लगा कि ये बड़ा ही हार्ड होगा, लेकिन अपने जैसे जैसे उसको समझते गए, उसको देखते गए, तो फिर अपने ने देखा कि ये तो एक इजी सा डायग्राम है। इसके बाद में अपने इसके और भागों की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अपने देखा, आईज की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इससे अगले भाग में अपने आईज को और डीपली देखेंगे, इसकी हर एक लेयर का डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके बाद में आई से संबंधी बीमारियों को समझेंगे। एनाटॉमी इसलिए इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि नेचुरली रूप से कोई शरीर का अंग कैसे, बीमारियों को नहीं पकड़ पाएंगे, उसकी बीमारियां आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए भी एनाटॉमी इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको उसकी बेसिक स्ट्रक्चर का पता होगा, नेचुरली वो ऑर्गन कैसा है ये पता होगा, तो उसके बाद में जो वो डिजीजेस पड़ रहे हैं वो उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप अपने कमेंट कीजिए, आपको और कोई टॉपिक अगर अच्छा लग रहा है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।